बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 25। और ये हमारे चैप्टर नंबर 5 का जो है वो पहला लेक्चर है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले हम इस यूनिट का जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और जो फंक्शंस की टाइप हैं, जिस तरह से बिल्ट इन फंक्शंस है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, और आखिर में हम एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जो है हम यूनिट इंट्रोडक्शन को देखते हैं। यूनिट इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे और ये जो यूनिट है हमारी प्रोग्रामिंग में किस तरह से हमारी मदद करेगा, इस चीज़ को हम तफसील से अभी डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी मसले को हल करने का जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो ये होता है कि हम उस मसले के जो है वो मुख्तलिफ़ छोटे छोटे हिस्से बना दें या उस प्रॉब्लम को जो है हम सब प्रॉब्लम में तकसीम कर दें। अब एक बड़े प्रॉब्लम के हमने जो है वो एक छोटे छोटे अगर हम हिस्से बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह से ही अगर हमारे पास एक बड़ा प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम के हम छोटे छोटे हिस्से बना देते हैं तो उसको हम सब प्रोग्राम्स बोलते हैं। और अब देखें कि हमारे पास कोई एक बड़ा प्रोग्राम है, उसको हम जो है वो सॉल्व करना चाह रहे हैं या हमारे पास जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसका कोई हल निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि उस प्रॉब्लम या उस प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। अब वो जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनको हम अलग-अलग जो है वो सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद उन सारे हिस्सों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो हमारा किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी प्रोग्राम का जो है वो हमारे पास एक हल बन जाता है। इस तरीके से हमें मदद ये मिलती है कि बजाय इसके कि हम एक बड़ी प्रॉब्लम या एक बड़े प्रोग्राम पर फोकस करें, हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स या छोटे छोटे जो प्रोग्राम के हिस्से होते हैं उस पर हम काम करते हैं। और इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स या उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जो है वो आसानी के साथ हल कर लेते हैं या हमारी तवज्जो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस छोटे प्रॉब्लम या उस छोटे मसले पर ही रहती है। और ये जो तरीक़ाकार है जो हम एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं और उसके बाद हम उसको हल कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर से मुराद ये है कि किसी भी चीज़ को तकसीम करो और उसके बाद फिर उसको हल करो। तो जो सी लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग है ये हमें जो है वो किसी भी बड़े प्रोग्राम के छोटे छोटे हिस्से बनाने में मदद देती है। और ये जो छोटे छोटे हिस्से हम किसी भी बड़े प्रॉब्लम के बना लेते हैं उसको हम जो है वो फंक्शन बोलते हैं। और ये जो फंक्शंस होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और फिर उसको जो है वो हल किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ये जो फंक्शंस हैं या ये जो छोटे छोटे हम प्रोग्रामिंग के जो हिस्से बनाते हैं ये किस तरह से बनाते हैं और इनका हमें फ़ायदा क्या होता है और फिर ये किस तरह से काम करते हैं। तो इसके बाद हम जो है वो फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन जो होते हैं इसको आप आम अल्फाज में इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कोई एक ख़ास काम कर रहा होता है। ये सारा प्रोग्राम इसके अंदर नहीं लिखा होता बल्कि प्रोग्राम का कुछ हिस्से का कोड जो है वो इसके अंदर लिखा होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो एक प्रिंट एफ़ का फंक्शन है। अब आप जानते हैं कि प्रिंट एफ़ का फंक्शन सिर्फ यही काम करता है कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई भी चीज़ डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से ही आप स्कैन एफ़ की एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं। अब ये जो फंक्शन है ये सिर्फ़ और सिर्फ यूज़र से कोई भी वैल्यू लेकर कंप्यूटर के अंदर दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो फंक्शंस हैं ये सिर्फ अपना एक छोटा छोटा काम कर रहे हैं। अब आप इनकी मदद से कोई भी सारा प्रोग्राम आप हल नहीं कर पाते। यही बात है, जो फंक्शंस होते हैं वो कोई एक ख़ास काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से ही आप मेन फंक्शन की भी जो है वो एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जो कि वो सारे काम करता है जो कि एक प्रोग्रामर उसके अंदर अपना प्रोग्राम लिख लेता है। अब आप एक छोटी सी चीज़ नोट करें कि प्रिंट एफ़ का फंक्शन है या स्कैन एफ़ का फंक्शन है। अब ये जो फंक्शंस हैं ये आपको जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है आप सिंपल वहाँ पर जो है उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं।
मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है तो आप प्रिंट एफ का फंक्शन वहाँ पर लिख देते हैं, और स्कैन एफ का अगर आपने कहीं पे फंक्शन इस्तेमाल करना हो तो आप वहाँ पर स्कैन एफ का फंक्शन लिख देते हैं। अब ये जो फंक्शंस हैं, ये देखें, ये एक ही फंक्शन बना हुआ है और ये फंक्शन मुख्तलिफ़ जगह पर आप इस्तेमाल इनको कर रहे होते हैं। मतलब फ़ंक्शन की एक ये भी खूबसूरती होती है कि जब आप एक दफ़ा एक फ़ंक्शन को बना लेते हैं तो उसको बार बार आप किसी भी प्रोग्रामिंग जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस की टाइप्स। फंक्शन जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। और जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ये जिस तरह से मैंने अभी आपको पहले बताया है, इसके अंदर जो है वो प्रिंट एफ हो सकता है, स्कैन एफ हो सकता है, फॉर हो सकता है, इफ़ हो सकता है, मेन हो सकता है। ये सारे जो फंक्शंस हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। बिल्ट इन फंक्शन से मुराद ये होता है कि ऐसे फंक्शन जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ही आपको इस्तेमाल करने के लिए मिल जाते हैं, आपको उनको अलहदा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये सी लैंग्वेज की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है उसके अंदर ये शामिल किए जाते हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस वगैरह इसमें शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो है ये हमारे एक बिल्ट इन फंक्शन में शामिल होते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज़र डिफाइंड फंक्शन का। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन से मुराद ये होता है कि जो यूज़र खुद फंक्शन को डिफ़ाइन करता है, या जो प्रोग्रामर है जब वो अपना एक खुद फंक्शन जो है वो बनाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हम किस तरह से अपने फंक्शंस बना सकते हैं, जिसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं जो एक प्रोग्रामर जो है वो खुद फंक्शन जो है अपनी सहूलत के लिए बनाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ प्रोग्राम जो है वो दिखाना चाहता हूँ, और उस पर हम जो है वो एक थोड़ा सा जो है वो काम करते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं। तो अब हम ज़रा उस एक प्रोग्राम को देखते हैं। तो ये देखें कि मेरे पास एक प्रोग्राम है जहाँ पर मैंने कहा है फ्लॉट, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम जो है वो ऑब्टेन मार्क्स देते हैं और वो हमें जो है वो उसकी परसेंटेज निकाल के दे देता है। जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है कि प्लीज़ एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स, तो वो जो मार्क्स एंटर होंगे वो ऑब्टेन मार्क्स में दाखिल हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल परसेंटेज लिया हुआ है और वो कह रहा है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई 850 मल्टीप्लाई विद 100, के टोटल मार्क्स 850 हैं और उसको 100 के साथ वो मल्टीप्लाई करके उसकी परसेंटेज निकाल रहा है। और यहाँ पर देखें तो वो परसेंटेज जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है। तो अब आप ये ज़रा नोट करें कि ये वाला जो कोड है वही कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और वही वाला कोड यहाँ पे है, और वही वाला कोड इधर है, और वही वाला कोड जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब ये कि ये हमसे तकरीबन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो लेगा और हर एक स्टूडेंट के जो है वो हमें परसेंटेज निकाल कर देगा। तो इसको हम ज़रा कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी जो है वो ऑब्टेन मार्क्स डाल देता हूँ, जिस तरह से ये वाला नंबर, तो वो देखें मुझे बता रहा है कि ये परसेंटेज आपकी इतनी है। अब वो मुझसे नेक्स्ट जो है वो ऑब्टेन मार्क्स मांग रहा है, तो मैं अगले वाले ऑब्टेन मार्क्स डाल देता हूँ। इस तरह से वो मुझसे फिर मांग रहा है, तो मैं इस तरह से इसके अंदर जो कुछ नंबर है वो मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये प्रोग्राम हमारा यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो रहा है। तो अब आप इस प्रोग्राम को देखें तो ये जो लाइन है ना, एक ये वाली लाइन, ये अब बार बार रिपीट हो रही है हर जगह पे परसेंटेज निकालने के लिए। ये देखें ये भी लाइन यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है। अब देखें कि मैंने जो टोटल मार्क्स हैं वो मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं 580, लेकिन मुझे पता चलता है कि अब जो आपका टोटल मार्क्स हैं वो लेट से कि वो टोटल 1100 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर भी 1100 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 1100 लिखना पड़ेगा। अब आप देख लें कि मुझे ये कितनी जगह पर जाके इसको चेंज जो है वो करना पड़ेगा, और हो सकता है कि मैं इसमें कुछ
टाइपिंग में मिस्टेक कर जाऊं, या हो सकता है कि मैं किसी स्टूडेंट्स की जो है वो टोटल मार्क्स जो है वो मैं एंटर ही ना कर पाऊं, तो उससे काफ़ी जो है ना वो एरर या काफ़ी तरह के जो मसाइल हैं वो खड़े हो सकते हैं। अब ये तो टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं। लेट्स से कि अगर हमारे पास 500 स्टूडेंट्स हों तो हमें ये सारा चेंज करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये जो लाइन है इसको हम इस तरह से लिखें कि जहाँ पर भी हमें इसकी ज़रूरत हो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन बार बार ये जो लाइन है जिस तरह से ये लिखी हुई है ये बार बार हमें पूरी लाइन ना लिखनी पड़े। या हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई तब्दीली वगैरह करनी हो जिस तरह से अभी मैंने की है, तो वो हमें कुछ, तो हमें जो है वो सिर्फ उस जगह पे ही करें, एक जगह पे ही, और वो एक जगह पर तब्दीली करने से हर जगह पर जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो तब्दील हो जाए। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, तो यही चीज़ जो है ये हमारे फंक्शंस में शामिल होती है। मैं अब आपको एक और प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो आप अब ये प्रोग्राम देखें ज़रा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने वही वाला फ्लॉट ऑब्टेन मार्क्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कि प्लीज़ एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स। तो अब ये जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे ये हमारे ऑब्टेन मार्क्स के वेरिएबल में महफूज हो जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि योर परसेंटेज इज़, और यहाँ पर मैंने कहा है गेट परसेंटेज। अब ये गेट परसेंटेज क्या है, और उसके बाद मैंने छोटी ब्रैकेट लगा के यहाँ पर लिख दिया ऑब्टेन मार्क्स। अब आप देखें ये जो हमारा नंबर यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स में आएंगे वही नंबर हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ऑब्टेन मार्क्स, इसकी आपको समझ आ गई ना कि ये वही नंबर हैं जो हमारे अभी इनपुट हुए हैं यहाँ पे, ये वही चीज़ है। अब बात आती है ये गेट परसेंटेज की, तो ये क्या है। तो ये देखें आप, ये जो गेट परसेंटेज है ये मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखें ये पूरा वैसे ही है ना, गेट परसेंटेज और गेट परसेंटेज। तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन का नाम मैंने रखा है गेट परसेंटेज। अब जो भी फंक्शन बनाएंगे उसका नाम आपने अपनी मर्ज़ी से ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है वो परसेंटेज यहाँ से ले रहा हूँ कैलकुलेशन होने के बाद, तो इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया है गेट परसेंटेज। जो भी हमारा फंक्शन होगा उसका एक नाम होगा, और ये जो फंक्शन होगा आपका ये जो आपकी इंक्लूडेड फाइल्स हैं या जो हेडर्स फाइल्स हैं इसके नीचे, और ये इंट मेन या वॉइड मेन के ऊपर, ये दरमियान वाले एरिया में आपने अपना फंक्शन लिखना होगा। ये आप गेट सी एच के ये ब्रैकेट के बाद नहीं बना सकते, ठीक है ना, और ना ही आप ये मेन के अंदर कहीं पे बना सकते हैं। ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसी जगह पर ही बनाने हैं। ये आप अभी आप जगह देख लें कि जो हेडर फाइल है उससे नीचे, और जो हमारा वॉइड या इंट मेन है उससे ऊपर जो दरमियान का एरिया है, यहाँ पर आप जितने मर्ज़ी फंक्शन बना लें उसका कोई मसला नहीं है। और हर एक फंक्शन का जो नाम है वो आपने यहाँ पर देना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो आप फंक्शन बनाते हैं उसको आपने करली ब्रेस से स्टार्ट करना है और करली ब्रेस से ही आपने उसको क्लोज़ करना है, ताकि पता चल जाए कि ये फंक्शन यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी है। तो अब हम दोबारा वापस आते हैं। तो ये देखें, ये एक गेट परसेंटेज का मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ, ये एक फ़ंक्शन है, ठीक है। और ये फ्लॉट मैंने क्यों लिखा है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम आगे चलते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पर एक गेट परसेंटेज का एक फंक्शन बन गया है, और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर फ्लॉट ऑब्टेन मार्क्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्टेन मार्क्स आपके आ रहे हैं वो इस फंक्शन के साथ यहाँ पर भी आएंगे। जो फंक्शन होता है उसके अंदर आपने कोई ना कोई वैल्यू डालनी ही होती है। जिस तरह से प्लस का फंक्शन है तो उसके अंदर आपको 2 वैल्यूज़ डालना होंगी, ठीक है ना, तब भी जाके वो फंक्शन काम करेगा प्लस का। इस तरह से अगर आपने माइनस करना है तो उसके लिए भी आपको 2 वैल्यूज़ जो हैं वो देनी पड़ेंगी, ठीक है। इस तरह से अगर आपने किसी चीज़ का स्केयर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको 1 वैल्यू देनी पड़ेगी। अब ये फंक्शन की ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि उसने कितनी वैल्यूज़ जो है ना वो लेनी है उसको जब चलना होगा। तो अब आप देखें कि ये गेट परसेंटेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो परसेंटेज के लिए आपको पता है कि 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। एक हमारे ऑब्टेन मार्क्स होते हैं
डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। ठीक है ना, ये हमारी दो वैल्यूज़ जो है ना वो चाहिए होती हैं हमारी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए, और मल्टीप्लाई विद 100 होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ ऑब्टेन मार्क्स की, और जो टोटल मार्क्स हैं वो मैंने 580 यहाँ पर डाल दिए हैं। मैं यहाँ पर दो वैल्यूज़ इसलिए नहीं डाल रहा ताकि आपको सिर्फ बात समझानी है कि ये काम कैसे करता है। आप बाद में बेशक ये 580 को रिमूव करके यहाँ पर कोई वेरिएबल डाल दें, और इसके मुकाबले में आप जो है वो एक वैल्यू और इनपुट फंक्शन के अंदर करवा लें। बाकी जो फंक्शन के अंदर इनपुट वैल्यूज़ करवाते हैं वो उनका तरीकाकार यही होता है कि पहले आप डाटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अगर आपने मज़ीद कोई वैल्यू डालनी है या डाटा टाइप लेनी है तो यहाँ पर आप कॉमा लगाएं और यहाँ पर आप अगली डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम लिख दें। इस प्रोग्राम को सादा रखने के लिए, क्योंकि आप ये पहली दफ़ा ये प्रोग्राम समझ रहे हैं, मैं इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू ही डाल रहा हूँ ताकि आपको बात अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर हमारा गेट परसेंटेज का फंक्शन था। जब हमारा कंपाइलर यहाँ पे आया तो वो वापस रिटर्न हो गया कहाँ पे, यहाँ पे। और ये जो फंक्शन था ये अपने साथ एक वैल्यू लेके आ रहा था, जो कि वैल्यू हमारे इस ऑब्टेन मार्क से यहाँ तक आई थी। अब पहली बात तो ये है कि ये फंक्शन हमारा कॉल हुआ और साथ ही इसके अंदर जो वैल्यू थी वो वैल्यू अब इस वेरिएबल के अंदर आ गई है। ठीक है ना, अब वो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर आ गई है। अब यहाँ पर कोई और वेरिएबल का नाम भी रख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये दोनों वेरिएबल का नाम मैंने सेम ही रखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी। ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो कोई और नाम भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बात क्लियर होगी आपको कि ये गेट परसेंटेज का ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है जो यहाँ से कॉल हुआ है और हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया है। और ये जो गेट परसेंटेज हमारा फंक्शन है ये अपने साथ एक नंबर लेके आया था जो कि इनपुट हुआ था, वो वही नंबर हमारा अब यहाँ पर है, और ये गेट परसेंटेज के अंदर वही नंबर जो है अब यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद ज़रा देखें, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ फ्लॉट परसेंटेज। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ परसेंटेज के नाम पे, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज इज़ इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाई 850 मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ कैलकुलेशन होगी यहाँ से और उसका जवाब परसेंटेज के अंदर महफूज हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ रिटर्न परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि जो जवाब परसेंटेज के अंदर आया है उसको रिटर्न कर दो, उसको वापस भेज दो। अब यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर फ्लॉट लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि जो भी जवाब यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा वो रिटर्न एज फ्लॉट होगा। अब ये फंक्शन काम क्या कर रहा है कि ये फ्लॉट नंबर को ले रहा है, उस पर कुछ कैलकुलेशन कर रहा है और उसको रिटर्न भी एज अ फ्लॉट ही कर रहा है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ याद पर रखनी है कि जो फंक्शन हमारा फ्लॉट, इंट या कार से शुरू होगा उसके अंदर आपने रिटर्न का कीवर्ड लाजमी इस्तेमाल करना है, वरना उससे आपको कोई भी जवाब नहीं मिलने वाला। अगर आपने फंक्शन से कोई भी जवाब नहीं लेना है तो जहाँ पर ये फ्लॉट लिखा हुआ है आपने वहाँ पर वॉइड लिख देना है, VOID। ठीक है, ये बात आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि इस तरह से भी हो जाता है। तो अब हमारी बात यहाँ पर क्लियर हो गई है कि जब हमारा जो आंसर है रिटर्न परसेंटेज हमारी होगी तो वो एज अ फ्लॉट होगी और उसका जवाब जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हमें आउटपुट में मिलेगा योर परसेंटेज इज़, और जो हमारा जवाब होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब वही चीज़ जो है यहाँ पर देखें दोबारा हो रही है। अब ये मैंने सिर्फ एक फंक्शन जो है ना वो बनाया है। क्या बनाया है मैंने? एक फंक्शन बनाया है। अब उसी फंक्शन को मैं यहाँ पर दोबारा फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब उस फंक्शन को मैं यहाँ दोबारा फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं रीयूज़बिलिटी। अब किसी भी फंक्शन को दोबारा इस्तेमाल करना जो होता है उसको बोलते हैं हम रीयूज़बिलिटी। फंक्शंस का जो हमारे एडवांटेजेस हैं उसमें हमारी ये चीज़ जो है वो सबसे पहले नंबर पे है, और वो यही है कि रीयूज़बिलिटी के जो फंक्शंस होते हैं वो हमें जो है वो कोड की रीयूज़बिलिटी जो है ना वो हमें देते हैं, यानी कि एक ही फंक्शन को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये फंक्शन हमारा यहाँ पर भी वही इस्तेमाल हो रहा है
यहाँ पर भी हमारा वही फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देखें कि वही एक चीज़ ही है, ये हमारी बार बार इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर भी वही इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर भी वही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो फंक्शन की रीयूज़बिलिटी से मुराद ये है कि जब भी हमें उस फंक्शन की ज़रूरत होती है, हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और हमें वो जो फंक्शन होता है वो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वही सेट ऑफ स्टेटमेंट जो होती हैं वो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। ये हमारा जो फंक्शन के एडवांटेजेस हैं उसमें ये हमारा पहला एडवांटेज यही है कि हम किसी भी फंक्शन को हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस किसी भी फंक्शन को दोबारा इस्तेमाल करना जब होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये फंक्शन की रीयूज़बिलिटी है। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ टास्क। अब सेपरेशन ऑफ टास्क जो होता है एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस में वो क्या होता है, तो ये देखें कि हमने ये जो हमारा फंक्शन था इसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया है अपने प्रोग्राम से। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप कि ये हमारा वो प्रोग्राम का फंक्शन है जो हमने अपने मेन प्रोग्राम से बिल्कुल अलग कर दिया है। अब इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा है। फंक्शन जो होते हैं उसको हम कोड से जो है ना वो अलग कर लेते हैं। फंक्शंस की यही तो एक खूबसूरती होती है कि इसको हम जो है ना वो अलग टास्क जो हमारे अलग हमारे जो हिस्से होते हैं प्रोग्राम्स के, उनके हम जो है ना वो बना के उनको हम अलग कर लेते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर एक जगह पर हमारा प्रोग्राम ठीक काम नहीं कर रहा है तो मतलब ये हुआ कि उस सेक्शन का या उस हिस्से का जो फंक्शन है वो काम ठीक नहीं कर रहा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि हम ये देखें कि ये जो कोड है जहाँ पर हमारा मसला आ रहा है ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें हो सकता है कि सारा प्रोग्राम जो है वो देखना पड़े। लेकिन अगर हमने उसका जो है फंक्शन बनाया होगा तो हम डायरेक्टली उसी फंक्शन पे जाएंगे और वहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या मसला है और उस मसले को हम हल कर लेंगे। इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फंक्शन के ऊपर जो है ना वो फोकस कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जो हमारा मेन फ़ायदा है एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस में वो ये है कि हमें जो एक बड़े प्रोग्राम की पेचीदगी होती है हम उससे बच जाते हैं। अब आप देखें कि ये वाला जो प्रोग्राम था जो मैंने पहले आपको दिखाया था तो ये काफ़ी लंबा लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो अब हमने वो जो कोड था उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने की कोशिश की है, उसको हमने छोटा किया है। तो उसके सिलसिले में हमने एक फ़ंक्शन लिखा है जिससे हमारा प्रोग्राम जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है। इस प्रोग्राम को हम और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ये हम थोड़ा सा आगे जाकर इस पर दोबारा ट्राई करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, अगर हम फंक्शन बना लेते हैं तो प्रोग्राम के अंदर जो वहाँ पर पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं उसको हम जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखिए हमारा एक प्रोग्राम है काफ़ी बड़ा सारा और उसमें जो है वो फंक्शन वगैरह इस्तेमाल नहीं हुए हुए, तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें जो है वो प्रोग्राम के अंदर कुछ तब्दीली करनी पड़ जाती है। जिस तरह से मैं अभी आपको तब्दीली करके दिखा रहा था, मतलब टोटल मार्क्स मुझे जो थे वो तब्दील करने थे, तो आपने देखा कि वहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम लगा उन नंबर्स को जो है ना वो टोटल मार्क्स को चेंज करने में। और ये प्रोग्राम की एक पेचीदगी होती है जिसमें हम जो है वो तकरीबन गलती कर जाते हैं। बाज़ जगह पे हम टाइपिंग में गलती कर जाते हैं और बाज़ जगह पर हम टाइप करना ही भूल जाते हैं। तो इस तरह से जो पेचीदगियाँ होती हैं ये हमारे फंक्शन जो होते हैं उसको भी कम से कम करने की हमें मदद देते हैं। तो इसके बाद हमारा जो फंक्शन के एडवांटेजेस में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रीडेबिलिटी। देखें कि अगर हमारे पास यही प्रोग्राम है तो इसको समझने में और इसको पढ़ने में हमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं हो रही। ठीक है ना, हमें आसानी से पता चल रहा है कि ये एक गेट परसेंटेज का फंक्शन है और उसके अंदर एक वैल्यू जो है वो पास की जा रही है और गेट परसेंटेज का जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है और आखिर में हमें जो है ना वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि फ़ाइनल कैलकुलेशन होने के बाद हमें मिल रही है। तो मतलब बात करने का ये है कि अगर आप फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन क्या करता है कि आपके प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो तब्दील कर देता है। तो इससे आपको प्रोग्राम पढ़ने में ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद मिलती है। तो अब हमारे पास ये एक प्रोग्राम था, तो इसको हम जो है वो ज़रा रन करते हैं और इसकी हम ज़रा आउटपुट देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो इसको मैंने यहाँ पर कंपाइल कर लिया है।
और इसके बाद मैं इसको ज़रा रन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि वो हमसे वो जो है वो ऑब्टेन मार्क्स ले रहा है। तो यहाँ पर मैं कोई भी जो है ना ऑब्टेन मार्क्स डाल देता हूँ। तो अब आप देखें कि हमारी आउटपुट उस तरह से ही आ रही है जिस तरह से हमने लास्ट प्रोग्राम में देखी थी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो थे वो ऑब्टेन मार्क्स डाले, वो ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर आए। और उसके बाद यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर गेट परसेंटेज था, तो उसके अंदर जो है ये देखें ऑब्टेन मार्क्स का जो था वो नंबर्स यहाँ पर आए, और गेट परसेंटेज का फंक्शन कॉल हुआ, वो ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आए। और यहाँ पर फ्लॉट परसेंटेज का एक वेरिएबल था और यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन हुई और वो कैलकुलेशन परसेंटेज में गई और परसेंटेज ने वो वैल्यू जो थी वो रिटर्न हुई एज अ फ्लॉट। ये फ्लॉट है, तो वही चीज़ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल गई है। तो ये देख सकते हैं कि योर परसेंटेज इज़, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है इस फंक्शन से कैलकुलेशन होने के बाद वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके बाद वो हमारा जो है वो नेक्स्ट जो लाइन है सेटअप स्टेटमेंट ये वाली चल रही है। तो इससे भी, तो इस पर भी जो है हमसे वो ऑब्टेन मार्क्स जो है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पर भी कुछ डाल देता हूँ, यहाँ पर भी डाल देता हूँ और यहाँ पर भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम जो है वो फंक्शन के साथ काम कर रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको हम और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं? मतलब हम आपने देखा होगा अभी कि जो हमारा आउटपुट में रिज़ल्ट आ रहा था वो हमारा जो था वो 6 डेसिमल पॉइंट पे आ रहा था। तो लेट्स से कि जिसको हमने ये प्रोग्राम बना के दिया तो उसने कहा कि नहीं मुझे तो ये 2 दर्जा इशारिया तक चाहिए इसका आंसर। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर भी हमें जो है पॉइंट 2 लगाना पड़ेगा और उसके बाद हमें यहाँ पर भी पॉइंट 2 लगाना पड़ेगा, इस तरह से यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। मतलब ये सारे जितने भी होंगे वहाँ पर हमें जो है वो पॉइंट टू जो है ना वो लगाना पड़ेगा। अब आप ये देखें, तो अब इसको हम ज़रा दोबारा कंपाइल करते हैं और इसको हम ज़रा रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई परसेंटेज डाल देता हूँ या कोई भी नंबर डाल देता हूँ। तो ये देखें अब हमारे पास जो है वो 2 दर्जा इशारे तक हमें जो है वो इसका आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आप परसेंटेज निकालते जाएंगे तो वो आपका 2 दर्जा इशारे तक आता जाएगा। लेकिन वही बात है कि ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, ये एक बेहतर सोल्यूशन नहीं है कि आप सारी जगह पे जाकर इसको आप हल करें। तो क्या ख्याल है कि हम इस प्रोग्राम को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं? तो मैं आपको एक प्रोग्राम की और एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये देखें ज़रा प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैंने एक लूप जो है वो चला दिया है क्योंकि हम 5 स्टूडेंट्स की जो थी वो परसेंटेज ले रहे थे। तो यहाँ पर मैंने 5 का जो है ना वो एक लूप चला दिया है और i = 1, i <= 5, i ++। तो अब आप देखें कि इस प्रोग्राम को हमने और ज़्यादा किस तरह से बेहतर बनाया है। ठीक है, तो ये एक लूप है जो कि चलता रहेगा और बार बार हमसे जो है पूछता रहेगा प्लीज़ एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स। हम उसको ऑब्टेन मार्क्स देंगे और इस तरह से जो हमारा फंक्शन है गेट परसेंटेज का वो रन होगा, ये वाला, और उसकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर हमें यहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा और लूप फिर ऊपर रिटर्न हो जाएगा। तो अब आप देखें ज़रा कि हमने इस प्रोग्राम को कितना एफिशिएंट, कितना अच्छा और कितना बेहतर कर लिया है। अब यही मुझे अगर जो है वो परसेंटेज जो हमारी उसको 2 दर्जा इशारे तक फिक्स करना था तो सिर्फ मुझे एक ही लाइन है मेरे पास यहाँ पर जहाँ पर मैं इसको तब्दील करूँगा। तो इसको हम ज़रा कंपाइल कर लेते हैं और इसके बाद हम ज़रा इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखें वही चीज़ है कि ऑब्टेन मार्क्स बताएं, तो यहाँ पर मैं ऑब्टेन मार्क्स डाल देता हूँ। अब आप देखें वही चीज़ है, वही आउटपुट है, वही सारा काम जो है ना वो आपके सामने हो रहा है। ठीक है ना, कोई चीज़ में आपको देखने में जो है वो फ़र्क यहाँ पर नहीं मिलेगा, बिल्कुल वैसे ही जो है ना ये प्रोग्राम काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा देखें आप कि हमारे पास ये कितना कोड लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो हम फंक्शन बनाते हैं उससे हमें प्रोग्रामिंग को बेहतर करने में कितनी हेल्प मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो उस वक्त ये किस तरह से था और अब ये किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने फंक्शंस के बारे में समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।